महाराष्ट्र चुनाव के नामांकन की कल आखिरी तारीख है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में 34 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 101, शिवसेना यूबीटी 85 और एनसीपी शरद पवार 76 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर चुके हैं। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो कुल 262 सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल हैं, यानी 16 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो लगातार 5 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अब तक उसे कोई भी सीट नहीं दी गई है। अबू आजमी ने तो चेतावनी भी दे दी है कि अगर 5 सीटें भी नहीं मिली तो हम निर्दलीय 25 से 30 प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाएंगे। आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। यह तो रही अघाड़ी की बात। ऐसा नहीं है कि अघाड़ी में ही सीट शेयरिंग पर उलझन है, टेंशन महायुति में भी है, लेकिन वो बाहर नहीं आने दे रहे। महायुति में बीजेपी 146, शिवसेना शिंदे गुट 65 और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 49 सीटें, यानी कुल अगर टोटल किया जाए तो 260। लेकिन बाकी की 18 सीटों पर अभी भी पेच है, और यह पेच कैसे सुलझेगा, यही है अहम सवाल। और चुनावी माहौल में सीटों को लेकर चल रही रार के बीच आज की 2 तस्वीरें खास हैं। एक तरफ वीआईपी सीटों पर आज नामांकन हुआ। सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े नेताओं ने आज पर्चा दाखिल किया। तो दूसरी तरफ अभी भी सीट शेयरिंग पर उलझन को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, और अब जो बयानबाजियां हो रही हैं वो भी चर्चा का सबब है। महायुति में 18 सीटों पर पेच के बीच रामदास आठवले का भी दर्द छलका है। वो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी के साथ एनडीए और महायुति के साथ हैं, लेकिन हमें एक भी सीट नहीं दी गई है। सुनिए जरा। और रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, और रिपब्लिकन पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है। जो भी निर्णय हम लेते तो हम बहुत बड़े दिल से निर्णय लेते हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, और दलितों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है, और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ है, एनडीए के साथ है। और खास बात यह है कि महायुति में तो फिर भी पेच आंतरिक है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में तो खुलकर नाराजगी सामने आ रही है। कैसे, जरा सुनिए। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी गाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे, और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आज़ाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा जाने हो। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। ये समझना चाहिए कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कह दिया। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर कल एक इवेंट में कह दिया कि वोट जिहाद और फर्जी नैरेटिव महाराष्ट्र में काम नहीं आएगा। 20 नवंबर को महायुति चुनाव जीतने जा रही है। चुनावों में लगातार देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद फैक्टर की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो। और अब आज के सवाल जिस पर हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। ऐसे में आज के ये प्रश्न बहुत सीधे हैं। आखिरी नामांकन कल, सीट शेयरिंग पर पेच का हल कब होगा? कल नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है। दूसरा अहम सवाल, वोट जिहाद का नैरेटिव किसके पक्ष में दिखाएगा असर? आज इन्हीं सवालों पर हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं।
प्रणय अजमेरा, प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले प्रणय अजमेरा जी, अभी हम अबू आजमी को सुन रहे थे। शरद पवार के पास जाकर ही उन्होंने अपनी एक तरह से गुहार लगाई है और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी है, अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर 5 सीटें भी गठबंधन में हासिल नहीं हुई तो फिर 25-30 आजाद कैंडिडेट्स उतार दिए जाएंगे। इस चेतावनी को कैसे लिया जा रहा है महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से? देखिए, महाविकास आघाड़ी 3 बड़ी पार्टी और कुछ छोटी पार्टियों का एक मिश्रण है, एक गठबंधन है जिसमें हर कोई यह बात मान्य करता है, सार्वजनिक रूप से मान्य करता है कि इस गठबंधन में अगर कोई सर्वोच्च नेता है तो वो हमारे नेता श्री शरद चंद्र जी पवार साहब है। श्री शरद चंद्र जी पवार वह माला है जिन्होंने इन सभी मोतियों को एक साथ रखा है, एक पिरो के रखा है। इसलिए साजिश से ही बात है कि अगर कभी भी कोई मामला कोई पेच फंस जाता है तो वह अपनी गुहार लेके हमारे नेता श्री शरद चंद्र जी पवार साहब के पास जाते हैं। और पवार साहब का राजनीतिक एक्सपीरियंस ऐसा है कि वह इस किसी भी दुविधा में एक रास्ता निकालने का काम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और किसी भी प्रकार का नहीं, प्रणय जी, तो सवाल यही था ना सुलझा लिया जाता है कि मोती बिखर क्यों रहे हैं फिर? निश्चित रूप से मोती बिखर नहीं रहे। अबू आजमी तो बहुत बिखरे हुए नजर आए भाई। अबू आजमी साहब की जो नाराजगी है उसका भी संज्ञान महाविकास आघाड़ी में लिया जा रहा है। जल्दी ही उस पर भी कोई ना कोई निकाल जरूर आ जाएगा। सिर्फ अबू आजमी साहब की ही नाराजगी नहीं है, कई ऐसे विषय है जो प्रलंबित है और वह सिर्फ महाविकास आघाड़ी में नहीं है, वह महायुति में भी है। आपने खुद ने ही एक ग्राफिक चलाया जिसमें बताया कि काफी सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे महायुति अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई। रामदास आठवले साहब ने तो खुले तौर पे अपनी नाराजगी जता दी। 18 सीटें, आप अगर 18 सीटें महायुति का आप जिक्र कर रहे हैं, 18 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और एमवीए में 16 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सवाल तो यही है, सवाल तो यही है। आलोक शर्मा जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक जी आवाज मिल रही है आपको? महायुति में तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी का सिटिंग एमएलए होने के बावजूद वो फैसला नहीं कर पा रहे। ठीक है प्रणय जी, आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक जी, ये पेज जो है ये कब तक सुलझ जाएगा? कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है और अभी तक पेज फंसा ही हुआ है। अबू आजमी को भी हम सुन रहे थे, बड़े बिफरे हुए नजर आए शरद पवार से मुलाकात के बाद भी, और एक तरह की चेतावनी उन्होंने दे दी है कि 25-30 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए जाएंगे अगर 5 सीटें भी आप लोगों ने नहीं दी तो। देखिए, हर पार्टी अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन मुझे लगता है पवार साहब से अगर मिल लिए हैं वो, तो जरूर कोई ना कोई हल उसमें जरूर निकला होगा। जहां तक बात हमारी कांग्रेस पार्टी की है, मैक्सिमम चीज़ों पर मैक्सिमम सीटें जो हमें मिली हैं महाविकास अघाड़ी के अलायंस में, जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उसमें मैक्सिमम हमने डिक्लेयर भी कर दी हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर किसी तरह की कोई बात नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि भाई उनको अकेले जाना है तो वो भी स्वतंत्र हैं, और मुझे लेकिन लगता नहीं है कि वो स्वतंत्र होकर कहीं पर चुनाव लड़ेंगे, वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अभी तो बहुत समय बाकी है। कुछ सीटें 8-10 हमारी ऐसी हैं जहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपोजिशन हमारा जो एनडीए गठबंधन है मोदी जी के और शिंदे जी के नेतृत्व में, कि वो किसको कैंडिडेट बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। कुछ समीकरण उस चीज़ पर भी समीर भाई निर्भर करते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि हमारे यहाँ पर ईडी और सीबीआई का डर नहीं है किसी को। वहाँ पर ईडी सीबीआई का डर था, वहाँ पर तो पूरी तरह से चोरी की हुई सरकार थी। आज हालत यह है कि आपने सरकार तो बनाई थी, लेकिन सरकार जिस तरह से आपने बनाई थी वो पूरे देश ने देखा था, और जिस तरह से आपने सरकार बनाई थी उसी तरह से आपने जो है आज वो गठबंधन किया है। तमाम लोग डरे हुए हैं। अठावले जी को आप सुन ही रहे थे अभी। मुझे तो सुना है कि चिराग पासवान भी बहुत नाराज है कि मुझे बिहार में। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि कहीं आप लोग अखिलेश यादव से त्याग की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं कि वो त्याग कर देंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। इंडिया गठबंधन के हमारे वो साथी हैं और हम बिल्कुल किसी भी तरह के त्याग की या बलिदान की कोई ना हम इच्छा रखते हैं। सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, सब मिलजुल कर ही आगे सब कुछ करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आज अखिलेश यादव जब पत्रकारों से मुखातिब थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राजनीति में कोई त्याग की उम्मीद ना करे। अब आप लोगों ने एक तरह का त्याग किया यूपी में उपचुनाव में,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बदला यहां पर महाराष्ट्र में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हमने तो हरियाणा में भी उनसे कहा था कि चुनाव लड़ें, लेकिन शायद उनकी कोई जो राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था थी, यादव संस्था, उसने उनको शायद ये सलाह दी, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आप अगर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे तो आप हारेंगे और यादव वोटों में डिवीजन होगा और यादवों में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। इसलिए उन्होंने हरियाणा में कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जबकि इंडिया गठबंधन तैयार था कहीं ना कहीं 1 या 2 सीटों पर, सोहना और 1 सीट और थी मेवात के इसमें रेवाड़ी के पास, वहां पर कहीं ना कहीं सोचा था। लेकिन शायद उनके इंटरनल सोर्सेज ये थे कि यादव वोट जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा जाएगा और अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक राष्ट्रव्यापी गलत नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो अब यहाँ पर उनके दिमाग में क्या है मुझे नहीं पता है। तो यानी यहाँ पर आप लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र में आप लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा रहे और वो भी चुनाव लड़े आप लोगों के साथ मिलकर? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा रहे और चुनाव लड़ा जाए मिलकर। कितनी सीटें देना चाहते हैं? देखिए वो चीज ना तो मेरे हाथ में है, ना वो स्टूडियो में चीजें बताई जाती हैं कि मीडिया के माध्यम से। इंटरनल बातचीत, अभी आपने कहा अबू आजमी साहब शरद पवार जी से मिले हैं, तो शरद पवार जी से जरूर इस बारे में कोई ना कोई चर्चा हुई होगी, कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। ठीक है, जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जफर साहब, फर्क बस इतना नजर आ रहा है कि सीटों का पेच यहां भी है वहां भी है। यहां पर खुलकर बयानबाजियां होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आपके गठबंधन में खुलकर बयानबाजियां तो नहीं हो रही हैं, लेकिन सीटें ज्यादा हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। उनकी 16 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, आपकी 18 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। यह पेच जो है कब सुलझेगा? क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख कल ही है। देखिए, पहले आपको और आपके द्वारा जनता को बता दूं कि एक भी सीट हमारे यहाँ ऐसी नहीं जो कि जिस पर डिसीजन नहीं हुआ है। स्ट्रेटेजिकली कुछ सीटें हम नहीं डिक्लेयर करेंगे, हो सकता है कल सुबह में डिक्लेयर करें, अच्छा, हो सकता है कल 2 बजे डिक्लेयर करें, लेकिन जिनको टिकट देना है उनको मालूम है, वो ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ ना कोई लड़ाई है, ना कोई लड़ाई होने की संभावना है, इसलिए कि हम बिल्कुल जनता में समर्पित होंगे और त्याग देना होता तो त्याग देना चाहिए। पर राजनीति में अगर आपका त्याग का देने का मन नहीं तो मतलब आप जनता की सेवा ही नहीं कर सकते। तो ये तो वो पार्टी है जिन्हों की सत्ता का मोह, लालच इतना ज्यादा है कि यहाँ तक कह बैठते हैं जनता के बीच में रह के कि हमें त्याग नहीं दे सकते राजनीति पर। त्याग ही का मतलब राजनीति है भैया, कैसे समझाएं? अब देखिए, कल ही की बात बता रहे हैं, एक दूसरे टेलीविजन चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता थे और यूबीटी के प्रवक्ता थे और समाजवादी के प्रवक्ता थे। समाजवादी के प्रवक्ता काका को किसी ने कहा, काका जी को किसी यूबीटी या कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, भाई तुम्हारी हैसियत क्या है महाराष्ट्र में? जितनी तुम्हारी है, पहले तो अपनी हैसियत समझो। 2 देते हैं, 2 ले लो, नहीं तो निकल लो। ऐसा तो भाषा उन्होंने टीवी पे कह दिया, भाई 2 लो नहीं तो निकल लो। अब इस तरह से आप अपने गठबंधन के दल के साथ, घटक दल के साथ इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझिए कि अंदर खाने क्या चल रहा है। संजय राउत सुबह 9 बजे उठ के रनिंग कमेंट्री देखते हैं कि हमें कहां रात भर में महाघमासान हुआ था अघाड़ी में और सब बिगाड़ी है। देखिए, कांग्रेस कहती है कि भाई मेरी जेब है खाली, भर दो मेरी थाली। उधर कहते हैं उद्धव ठाकरे, हम में दम नहीं लेकिन हम किसी से कम नहीं। अरे भाई, ऐसे कोई लड़ा जाता है? तो आप इस तरह की भाषाएं देखिए इनके आपस के लोग, और आप देखिए हर चैनल पे, देखिए इस चैनल पे नहीं, हर चैनल पे कांग्रेस, यूबीटी और समाजवादी के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। क्यों? कि जनता को सबको लालच है सत्ता की। लेकिन जफर भाई एक तरह की भिड़न तो यहाँ पर भी नजर आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि 18 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, ठीक है, उस कदर बयानबाजियां नहीं हो रही हैं, मैंने आपकी बात ये मान ली, लेकिन रामदास अठावले तो सामने आए, वो कह रहे हैं देखिए हमको एक भी सीट नहीं दी। तो आप लोग क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो त्याग करेंगे? अखिलेश यादव का तो चलिए समझ में आया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि राजनीति में त्याग की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि रामदास अठावले त्याग करें? अठावले जी
थोड़ी देर पहले मीटिंग में थे। ऐसी कोई बात नहीं, आराम से गठबंधन के दल होकर पूरी मेहनत से वो लड़ाएंगे जितने भी कैंडिडेट होंगे। दूसरी बात बताता चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ साथ किया था ना भाई, आपने भी काटा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाना पटोले, जयंत पाटिल और संजय रावत और सब ने क्या कहा था, सारे विद्वान लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा था कि महाविकास आघाड़ी में हम 85 सीटों में लड़ेंगे। आज देखिए 99 सीटों में इन्होंने जो है ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और ऐसी सीटें भी है जहां पर एक दूसरे के साथ दोनों सीटें कर दी। शोलापुर में क्या है भाई, क्यों दोनों ने एक साथ इकट्ठा? अरे भाई अब तो 99 से भी बढ़ गया, 101 हो गया। रावत जी कह रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ। तो देखिए अभी और बढ़ता जा रहा है। वो किसी ने कहा कि हम 106 तक करेंगे। 106 तक करेंगे। तो आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, जरा बताइए ये कहां तक ले जाएंगे भाई? 101 तक पहुंचा दिया आपने। कहा वो संजय राउत कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि जो शिवसेना यूबीटी है वो शतक पार करे। आप लोगों ने शतक पार कर लिया, उसके बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि मुस्कुरा रहे हैं, आखिर क्या हम और भी बढ़ेंगे भाई, ये भी बता दीजिए। जी सुनिए। जितना मैं उसका भी बताऊंगा मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। जितना हम बढ़ रहे हैं बीजेपी में उतनी खलबली मच रही है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा, जितना कांग्रेस बढ़ेगी बीजेपी उतना तेल मिलाएगी। दिक्कत मैं इसी बात पे हंस रहा था। देखिए हमारे यहाँ पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के केसेस तो है नहीं, फाइलें तो रखी नहीं है। हमारे यहाँ वास्तव में एक हेल्दी कंपटीशन है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, हमें भी ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन आप लोगों के यहाँ तो भाई ईडी सीबीआई है, सरकार पलट देते हैं, सरकार बदल देते हैं। टिकट तो कौन सी खेत की मूली है, 1 मिनट में ईडी सीबीआई का नोटिस चला जाएगा। जो टीटी चूचू करेगा उसको तुरंत बता दिया जाएगा कि मोदी जी की फोर्स आ गई है। हमारे यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन है और कांग्रेस 101 से भी आगे बढ़ेगी। ये 106 से भी आगे बढ़ सकते हैं हम। अच्छा। ये आपको मैं इंटरनल बता रहा हूँ, ब्रेकिंग भी बता सकते हैं आप इसको। मुझे लगता है लेकिन आगे बढ़ सकते हैं कांग्रेस। देखिए आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी 101 पे हम रुकने वाले नहीं, 106 से भी आगे बढ़ सकते हैं। कहा तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 5 सीटें आप लोग देंगे कम से कम उन्हें। मैं तो कह रहा हूं, वरना उनको आजाद कैंडिडेट उतारना पड़ेगा। देखिए वो एक अलग चैप्टर है समीर भाई, कि हम भी चाहते हैं वो हमारे साथ रहें। लेकिन अगर मेरा बस चलेगा, कांग्रेस का बस चलेगा, ये तो आपस की सहमति है। हम तो चाहेंगे 120 पर लड़ें, 125 पर लड़ें। हमारे साथी दल भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। लेकिन जितना हम बढ़ेंगे बीजेपी के लिए उतना परेशानी बढ़ती चली जाएगी। ये 50-50 खोखों की चोरी की सरकार चला रहे हैं। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, उसमें दम नहीं, इसमें दम नहीं। अरे भाई किसकी सरकार थी? महाविकास आघाड़ी की सरकार कैसे गिरी थी? किन किन लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस गए थे? क्या पूरे देश ने नहीं देखा था? 50-50 खोखों की सरकार चला रहे, फिर कह रहे मुस्कुरा क्यों रहे? अरे भाई जनता तो देख ही रही है, सब कुछ देख रही है, और जनता ने लोकसभा के चुनाव में बता भी दिया। देखिए पहले जनता, देखिए एक मिनट समीर भाई, एक सेकंड। जनता देख रही है, जनता देख रही कि कैसे नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कैसे सर पटाउल कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये क्या गठबंधन का धर्म? यही है गठबंधन का धर्म। जब ये गठबंधन का भी पूरा हुआ नहीं, इलेक्शन जीतने तो इतनी मारपीट हो रही है। इलेक्शन जीते तो पावर के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे के नहीं, इसलिए जफर भाई, लेकिन ये फॉर्मूला तो जरा बताइए। आलोक जी भी नहीं जफर भाई, वो फॉर्मूला तो बताइए। आलोक जी भी उसे सुनना चाहेंगे कि कैसे असंतोष हो भी तो भी उसे राज ही रखा जाए, ये राज को राज रहने दिया जाए। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है? जिसका मैंने जिक्र किया कि असंतोष इधर भी है, रार इधर भी है, लेकिन बातें बाहर नहीं आ रही हैं, कोई खुलकर बोल नहीं रहा है। और आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके गठबंधन में खुलकर लोग बोल रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। समीर भाई मौका मिलेगा कि नहीं जी? कृष्णा जी मैं बस आ रहा हूं, आपकी इजाजत से ये सवाल लिया जी, जल्दी से जफर भाई। पार्टी में अगर आप समर्पित हो, पार्टी को आप बड़ा समझते हैं, पार्टी सर्वोपरि है, तो आप अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको पीछे कर देते हैं। अच्छा। यहाँ पर क्या है, पार्टी तो है ही नहीं कहीं पर। यहाँ तो सेल्फ या पार्टी के जो मुखिया है, फर्स्ट फैमिली, उनकी नजर में आ जाओ। लेकिन वो रामदास अठावले ने तो अपनी महत्वाकांक्षा बता दी कि आप 1 सीट भी नहीं दे रहे हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करेंगे आप लोग की नहीं?
इलाज है इसका कुछ? नहीं देखिए, अरे वो मंत्री है भाई, वो मंत्री है, आपको पता है ना वो किसके? अरे वो कह रहे हैं मुझे एक सीट भी नहीं दिया हमें। कितनी पार्टियां हैं फिर भी राज्यसभा में है। अच्छा, मतलब नहीं देंगे? अरे आप सोचिए, वो हमारे मंत्री है। हाँ। नहीं, हमारे मंत्री हैं, अगर वो वहां से मंत्री बने हैं तो हमारे सपोर्ट से तो बने हैं ना। कैसे? तो हमारे में गठबंधन का धर्म है, तभी तो हमने निभाया है। चलिए ठीक है, रामदास आठवले जी आपको सुन रहे होंगे, तो जवाब मिल गया होगा जफर भाई उन्हें। अब मुझे कृष्णा हेगड़े जी से बात करने दीजिए। कृष्णा हेगड़े जी बहुत सब्र के साथ मुलाकात हुई, आप सभी को सुन रहे थे। 1 घंटा पहले उनसे मुलाकात हुई, हंसते खेलते। अच्छा, मुस्कुरा रहे थे? ठीक है, 100%। अभी 1 घंटा पहले मुलाकात हुई। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी ये बताइए कि अभी भी ये जो 18 सीटों पर रार मची हुई है आप लोगों के गठबंधन में, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? संजय राउत कहते हैं कि भाई शिवसेना, क्योंकि ये डुप्लीकेट शिवसेना है, इनको परमिशन लेनी पड़ती है। आला कमान तो दिल्ली में बैठा हुआ है, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, हम ओरिजिनल शिवसेना है। ये रार जो है इसकी वजह क्या है आपके हिसाब से? देखिए, कोई 18 सीट नहीं है, सभी सीट ऑफिशियली अनऑफिशियली डिक्लेयर हुई है। अभी कलीना की सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसका ऑफिशियली नाम नहीं आया है कैंडिडेट का, लेकिन वो 10:15 बजे कल अपना पर्चा भर रहे हैं। तो सभी जो सीट है वो डिक्लेयर हुई है। दूसरी बात है कि जैसे जफर भाई ने कहा, रामदास आठवले जी और आरपीआई का उनका खुद का के आशा होंगे कि कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना है, लेकिन रामदास आठवले जी को हमने राज्यसभा दिया है और उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया है, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री साहब ने नॉमिनेशन भरा वहां पर रामदास आठवले जी भी थे। तीसरी बात यह है कि इन्होंने कहा अरे 40 विधायक की चोरी, 40 विधायक की चोरी। अरे 40 नहीं, 110 विधायक चले गए, आप सो रहे थे क्या? ना आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना हाई कोर्ट पे विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है, आपको सिर्फ रोना है। 2.5 साल से आप रो रहे। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाई ईडी वापरते, ईडी का तंत्र वापरते, सीबीआई का तंत्र वापरते। ये बहुत शरीफ बन रहे थे आलोक भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में 2.5 साल में इनकी जब सरकार आई थी, उन्होंने यहाँ पर तभी के पुलिस कमिश्नर को लेके देवेंद्र फडणवीस और 4 बीजेपी के मंत्रियों को जेल में डालने की कोशिश की। और यहाँ पर टीवी पर आके बहुत शरीफ बन रहे कि आप ईडी वापरते और सीबीआई वापरते। तो क्या कर रहे थे उन लोग महाराष्ट्र में, वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे आलोक भाई। और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो फॉल्स नैरेटिव इन्होंने लोकसभा में शुरू किया था, जिसके वजह से कुछ दलित भाई और मुसलमान भाई बहन जाके अलग वोट किए थे, तो देखिए अभी हरियाणा में भी साबित हुआ कि ये फॉल्स नैरेटिव नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में भी ये होने वाला है। क्या था फॉल्स नैरेटिव? क्या था कृष्ण? देखिए, संविधान बदला जाएगा, संविधान को खतरा है। हमारे जो संभाव्य प्रधानमंत्री, मत बोलिए इधर। संभाव्य प्रधानमंत्री जब अभी 11 साल ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री है और उसके पहले 13 साल वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कौन सा संविधान बदला उन्होंने? कौन सा संविधान को खतरा था वो बताइए। ये फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, उनका वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 बार कोशिश किया, इनको वोट तो गिरा नहीं है। पहले बार 40 सीट, दूसरे बार 50 सीट, तीसरे बार 99 सीट। अरे इनका 100 का आंकड़ा भी 3 इलेक्शन में पूरा नहीं हो रहा है। थोड़ी है ना इनको, तो हम इनको ठीक है। आलोक जी जल्दी से इसका एक जवाब दीजिए। प्रणय जी मैं आता हूं आपके पास। एक मिनट प्रणय जी थोड़ा सा सब्र कीजिए। आलोक जी इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ये फॉल्स नैरेटिव बार बार नहीं चलेगा, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी, ये बार बार बताया जा रहा है और हरियाणा के बाद और जोर शोर से बताया जा रहा है आपको। देखिए, मुझे लगता है कि इन्हीं के तमाम सांसद थे, एक सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि 400 आने चाहिए, अब की बार 400 पार, और वो इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलेंगे। और इन्होंने संविधान को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बदलने का प्रयास भी किया, खास तौर पर जिस तरह से रिजर्वेशन पे कुठाराघात किया। कृष्णा भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और मुझे लगता है कि अब इनकी 7-8 सीटों पर तो बीजेपी ने इनकी हथियाई ली है। अभी बेचारे क्या करें, मतलब वो ले गई बीजेपी, इनके सिटिंग एमएलए जहां थे वहां भी बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया। और दूसरा ये है कि नहीं बिल्कुल, देखिए दूसरा ये है कि अब शिंदे जी को क्या है, वो डमी सीएम बैठाया था। असली तो बीजेपी ही गेम करती है और बीजेपी के पीछे अडानी बैठते हैं, तो वहां सरकार तो अडानी की है। अब मैं तो पूछना चाह रहा हूं कि भाई वो नेचुरली करप्ट पार्टी को किसने तोड़ा था? क्या वो वहां पर नेचुरली करप्ट पार्टी के सारे केसेस वापस ईडी सीबीआई से हुए थे कि नहीं हुए थे? उन केसेस का क्या चल रहा है?
अभी भी लेकिन इन्होंने गर्दन पे लगता कहीं ना कहीं तलवार रख रखी है, केसेस अभी कोर्ट में बंद नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी हाथ में कमान रख के चलती है। कृष्णा भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी पार्टी को चकनाचूर कर दिया है, और हालत यह है कि बीजेपी और ज्यादा परेशान है इनसे कि बीजेपी से ज्यादा सांसद इनके आ गए थे। तो बीजेपी इस बात से बड़ी तिलमिलाई हुई है कि बीजेपी चौथे पांचवें नंबर की पार्टी हो गई वहां पर। अब दिक्कत ये हो रही है कि इनको जाना तो है ही, सबकी जो है फाइलें बनी पड़ी है बीजेपी के पास, अब ये कोई भी चू नहीं कर सकता है। अठावले जी की क्या हिम्मत है, डमी लोग हैं, ये कास्ट के बेसिस पे अपना गेम करते हैं। बीजेपी वो खेल में उसमें शामिल रहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अठावले जी को भी नहीं मिलेगा कुछ, चिराग पासवान जी को भी नहीं मिलेगा। नाराजगी किसी गुट में है, किसी गठबंधन में है और उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है या सुलझा लिया जा रहा है, तो उस गठबंधन के लिए तो अच्छी बात है। आप लोग सुलझा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं सुलझा पाएंगे तो हमको और बहुत लोगों को मुझे समझ में आ रहा है कि इसका नुकसान होगा आपके गठबंधन को। ये इस बात का एहसास कि आप लोगों को नहीं है? देखिए, मुझे समीर भाई, हमने सब सुलझा के रख रखा फाइल में पैक करके। नहीं तो सुलझा लिया होता तो फिर अबू आजमी को सामने आके ये क्यों कहना पड़ता कि भाई 5 सीटें नहीं मिली तो हम 25-30 आजाद उम्मीदवार उतार देंगे? देखिए, हर वक्तव्य की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। हम भी देख रहे हैं कि बीजेपी उस वक्तव्य को किस रूप में लेती है। अच्छा, हमारे अंदर पूरी तरह से सब पूरा तय हो चुका है। शरद पवार जी बैठे हैं वहां पर, तमाम सीनियर, उद्धव जी बैठे हैं, नाना पटोले जी बैठे हैं, सरकार तो हमारी आ ही रही है। अब इनको देखना है कि ये किसको क्या दें क्या नहीं दें। शिंदे जी के 7-8 सीटें उन्होंने बीजेपी वालों ने ले ली। इन्होंने मैं बोलता हूं ना, मैं इसकी जवाब देता हूं। ये आप बार-बार कृष्णा जी को उकसा क्यों रहे हैं? मतलब आप चाहते हैं जिस तरह के बयान आपके गठबंधन में आ रहे हैं इधर से भी वैसे ही आए, उकसा रहे हैं कृष्णा जी? जनता पार्टी के मैं जवाब दे दूं समीर भाई, एक मिनट जफर भाई। कृष्णा जी, इधर कुछ सुगबुगाहट है क्या? असंतोष कुछ इधर भी है क्या आपके खेमे में भी? सुनिए, 7-8 जो कैंडिडेट है वो हमारे सिंबल पे लग रहे हैं। वो हमारा इंटरनल एक्सचेंज है, वो हमारा इंटरनल एक्सचेंज है। हमने सिंबल या कैंडिडेट स्वैप कर दिया। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके महाविकास आघाड़ी से सचिन सावंत को अंधेरी का टिकट दिया गया है, तनवानी को संभाजी नगर का टिकट दिया गया है। ये तो उनके तरफ से लड़ना भी नहीं चाहते उनका कैंडिडेट। वो बोलते हैं उन्होंने तो हथियार गिरा दिया, उन्होंने बोला भाई हमको टिकट दिया है आपने, हम जीतने वाले नहीं है, हम तो लड़ना भी नहीं चाहते। यानी कि महायुति की जो सरकार है वो फिर से आ रही है, वो इनके लोगों को भी पता है, इसके लिए वो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते टिकट मिलने के बाद। ठीक है, जफर भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आलोक भाई का जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से आप दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं प्रणय जी के पास जाऊंगा। जफर भाई, शिवसेना शिंदे गुट को 65 सीटें, इस पर भी दूसरे खेमे से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने खुद तो ले ली 146 और शिवसेना शिंदे गुट को दी 65। अरे भाई, यहां पर इनको सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहीं आपको रोष दिखा? मुख्यमंत्री है, उनकी अगुवाई में लड़ा जा रहा है, कोई रोष कहीं भी दिख रहा है? एक साथ बैठते हैं फडणवीस जी, शिंदे जी, पवार जी, अजित पवार जी, सब साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। कोई भी इश्यू होता है, पार्टी 3 अलग अलग पार्टियां लड़ रही है तो कोई हो सकता है कोई इश्यू हो, लेकिन सबका समाधान है हमारे यहाँ। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है। इसलिए क्या हमें राजनीति तो फिर तो आपने ये तय कर लिया है ना, मतलब कि अगर महायुति गठबंधन जीतता है तो फिर एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी तय है ना? देखिए, मैंने कहा हम इलेक्शन अगुवाई में लड़ रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है जी, वो जब जीतने के बाद हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो और सेंट्रल बोर्ड है, वो जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है, हमारी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी। इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि ये पूरा इलेक्शन जो है वो 3 लोग हैं, जो 3 लोग हैं, उसमें से उनकी अगुवाई में लड़ रहे हैं। फडणवीस जी और उनके अजित पवार जी, तीनों के अगुवाई में लड़ा जा रहा है इलेक्शन। और इलेक्शन जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री, जिनको महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा, ये पक्की बात है। ये जैसे मतलब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महायुति गठबंधन जीता, ये पक्का नहीं है। और वैसे भी आप लोग उन्हें एक बार बता ही चुके हैं कि इससे पहले हम एक बार त्याग कर चुके हैं आपके लिए। क्यों जफर भाई? नहीं, देखिए, इलेक्शन के बाद
नहीं, इलेक्शन के बाद डिसीजन होता है, तो हम कहाँ कह रहे हैं इलेक्शन के बाद डिसीजन नहीं होगा। हम डिसीजन होगा, हमारे सीनियर लीडरशिप पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड जो करेगा वही फाइनल हमारे लिए होगा। हम तो, हमारी मंशा क्या होती है, पद, और पद के लिए लड़ाई इनकी होती है। हरियाणा में देखिए, पहले हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वहां महिला जो थी उन्होंने कह दिया, दावे ठोक दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगी, हमारे यहाँ आना चाहिए भाई, हमारे हाथ में। आलोक भाई, आप जितना भी उकसा लें, लेकिन इधर से वैसी बयानबाजियां नहीं आ रही हैं जैसी हरियाणा में आपकी पार्टी के नेता बयानबाजियां कर रहे थे। यहां पर सब कुछ क्लियर है, और वो कह रहे हैं कि जिन सीटों पर फैसला नहीं हुआ है उस पर भी हो गया है, बस डिक्लेयर नहीं की जा रही है, वो कल हो जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में, अच्छे लोकतंत्र में यही होता है कि विधायक आए और विधायक चुने, लेकिन इनके यहाँ विधायकों के साथ साथ ईडी सीबीआई का एक एक अधिकारी पैरेलल चलता है। वो जैसा पर्ची पकड़ा देता है वो हो जाता है। इनसे पूछिए, राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, मध्य प्रदेश में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, वो विधायकों ने चुने थे क्या? आज ये लंबा लंबा पूरा ज्ञान दे रहे हैं पूरे देश को कि हम तो विधायक आएंगे, विधायक दल की बैठक। अरे पर्ची गई थी, राजनाथ जी ने चुपचाप निकाल के दे दी थी, और देखकर वो फेस याद होगा वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हाल था। लेकिन आज एक चीज क्लियर हो गई, इनको दलितों से कोई लगाव नहीं। शिंदे जी को मुख्यमंत्री केवल इसलिए बनाया था कि सरकार चलानी थी, और वो अडानी की सरकार थी, अडानी के काम कराने होंगे, तमाम अपने केस खत्म कराने होंगे। आज ये शिंदे जी को क्यों नहीं डिक्लेयर करते, जब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 2.5 साल तक बहुत अच्छी सरकार चली। तो आज ये एक दलित को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाना चाहते हैं? इनका कहना है कि 3 लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। मैं कहता हूं एक आदमी डिसाइड कर। सैलजा जी क्या थी? सैलजा जी क्या थी? क्या था भाई? सैलजा जी के बारे में बताइए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया उनको? वो तो कह रही थी मैं बनना चाहती हूँ मुख्यमंत्री। सैलजा जी को क्यों नहीं आपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दिया? अरे वाह 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 वाह। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। बोलते तो बहुत है, लेकिन आलोक जी के बारे में आलोक जी, आप किसी के बीच में बोलते तो नहीं है, लेकिन चिंगारी लगाने का काम खूब करते हैं। ऐसी बात आपने बोल दी कि कृष्णा हेगड़े जी भी जो है वो भी कुछ अब ऐड करना चाह रहे हैं। प्रणय जी बेचारे रह जाएंगे इसमें। नहीं, शिंदे जी देखिए मराठा लीडर है। एक मिनट प्रणय जी, कृष्णा हेगड़े जी, 3 लोग डिसाइड नहीं करते हैं। देखिए, शिंदे जी मराठा है और किसान पुत्र है, इन्होंने उनको दलित बना दिया। चलो ठीक है, आप हो सकता है आने वाले दिनों में, अभी जैसे हमने हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बना है वो दलित है। जी, मैं तो सही बात करूंगा, मेरे पास नाम है। ऐसे में देखिए, हम आपके जैसे है ना जात पात में डिवीजन नहीं करते। आपका पूरा नैरेटिव आज आलोक जी ऐसा था कि ये मराठा, ये दलित, ये मुसलमान, ये देखिए कांग्रेस को इसके ऊपर हटना चाहिए। देश के बारे में सोचना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। हर बार आप ये गुजराती है, ये दलित है, ये मराठा है, ये ऐसे करते रहेंगे तो कैसा, ये मुसलमान है, ऐसा नहीं चलेगा ना। नहीं तो कृष्णा हेगड़े जी, आप लोगों के पास ये इनपुट है ना, समीर भाई एक मिनट कृष्णा हेगड़े जी, आप लोगों के पास ये इनपुट है ना कि अगर महायुति गठबंधन जीतता है तो फिर एकनाथ शिंदे ही सीएम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों के पास तो है ना इनपुट ये। देखिए, आज के दिन पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा करके जाइए आज, और शिंदे जी बनेंगे। नहीं, उसके बाद आज के दिन पे एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री है। आने वाले दिनों में 23 नवंबर को जब हमारा फिर से सरकार बनेगा, बीजेपी आला कमान और तीनों पार्टी के नेता मिलके डिसाइड करेंगे कि हमारा सीएम कैंडिडेट कौन होगा। अभी मैं हूँ शिवसेना का, मतलब बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बाद फिर त्याग कर देगी, आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाई एक बार तो त्याग कर ही दिया उन्होंने, बताया भी आपको कि त्याग किया जा चुका है एक बार। एक छोटे 40 विधायक के पार्टी को उन्होंने मुख्यमंत्री का मान दिया, एक मराठा को मुख्यमंत्री का मान दिया, तो हम खुश हैं। तो हमारा कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है। प्रणय जी, प्रणय अजमेरा हमारे साथ है एनसीपी शरद गुट से। प्रणय जी देखिए, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री बनाया गया एकनाथ शिंदे को, मान दिया गया, केंद्र मंत्री बनाया, इसकी वो कदर कर रहे हैं। आप लोग चाहे जितनी चिंगारियां लगा लीजिए, लेकिन इधर भड़कने वाला कोई नहीं है, बताया तो यही जा रहा है। देखिए समीर भाई, थोड़ी देर पहले जफर भाईजान ये बात कह रहे थे कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी। मतलब बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड महायुति के लिए फैसला करेगा। इससे समझ में आता है कि महायुति में बीजेपी ही बड़ा भाई है या बीजेपी ही सर्वोपरि है। उसके अरे तो बड़ा भाई है ना, हम भी बोलते हैं ना बीजेपी बड़ा भाई है। क्या बोल रहे हैं?
यह अलायंस जो है वह पहले दिन से दलित विरोधी है। आज रामदास आठवले जी नाराज है, जोगेंद्र कवाड़ी जी की पार्टी को इन्होंने एक भी सीट नहीं दी, धनगर नेता महादेव जानकर जी ने इनसे नाराज होकर अपने अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। तो हंसने से बात दबाई नहीं जा सकती। आपकी जो पार्टी, आपका जो अलायंस है, वह आपका जो अलायंस है वो पहले दिन से दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, और इसी वजह से जनता आपको नकारने जा रही है। आप कितना भी ढोल बजा ले, कितना भी नगाड़ा बजा ले कि हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, पर आपकी पॉलिसी पहले दिन से यह है कि आपने आपके गठबंधन के नेताओं को CBI के दबाव में दबा रखा है, और उस वजह से वो भरे पड़े हैं। बहुत ही जल्द जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन सभी लोग अपनी अपनी राह पकड़ लेंगे और यह महायुति। अरे भाई प्रणय जी, आप ये जो बड़े भाई कहकर बीजेपी को, कृष्णा हेगड़े साहब को चिढ़ाना चाह रहे हैं, वो नहीं चिढ़ रहे। वो कह रहे हैं हाँ बड़ा भाई तो है ही, बीजेपी तो बड़ा भाई है ही, बड़ा भाई चिढ़ नहीं रहे क्योंकि वो चिढ़ेंगे तो उनको ऊपर से डंडा पड़ेगा, चिढ़ना पड़ेगा, यही है ना। ये क्या बात, डरना पड़ेगा क्योंकि अरे भाई साहब वो चिढ़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि उन पर ऊपर से दबाव है। अगर वो कोई भी बात बाहर आकर बोलते हैं तो ईडी वाला फोन करता है, आईटी वाला देखने जाता है, सीबीआई वाला चर्चा करने आ जाता है, और इस प्रकार से वो अंदर में भरी जो उनके समीर भाई 10 सेकंड दीजिए। किंतु 10 सेकंड में कृष्णा हेगड़े जी को दूंगा। कृष्णा हेगड़े जी, ये दबाव की वजह से नहीं चिढ़ रहे हैं क्या आप? नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है इनके ऊपर, इसके लिए मैं हंस रहा हूँ यहाँ पर। अभी कभी बोल रहे हैं दलित, हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले महाराष्ट्र से है, वो दलित है। अरे तो महाराष्ट्र में दलितों को भी सम्मान दिया, मराठाओं को हमने आरक्षण दे दिया। सम्मान दे रहे हो तो जाके बाहर जाके बोल रहे हैं देश के बाहर, एक एक करके नाना पटोले जी महाराष्ट्र में जाके बोल रहे हैं, और राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोल रहे हैं कि भाई आरक्षण हटा दो। अभी यहाँ कुछ बोल रहे हैं, वहां कुछ बोल रहे हैं। भाई आप पहला ये तो बताओ कौन से पिक्चर का डायलॉग था आमिर खान के, कि आप कहना क्या चाहते हो? पहले वो तो हमको समझ में नहीं आ रहा, राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो? जफर इस्लाम साहब, अब जरा आप भी स्क्रीन पर आइए और इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो वोट जिहाद वाला नैरेटिव है, इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? आजकल देवेंद्र फडणवीस जहां जाते हैं वो वोट जिहाद का जिक्र जरूर करते हैं, जिक्र करना नहीं भूलते। आपको लगता है कि वाकई ये लगता है कि वोट जिहाद कर देंगे ये एमवीए गठबंधन वाले, और इसका आप लोगों को घाटा हो जाएगा या फायदा हो जाएगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले उस बात का जवाब दूंगा जो किसी ने कहा कि ये बीजेपी के बड़े भाई बीजेपी है, और अभी जफर भाई कह रहे थे कि इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, कोई एक आदमी इसमें कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। हमारी पार्टी में महायुति का फैसला थोड़ी ना है लोकतांत्रिक तरीके से जो ठीक है। मुझे लगता है जफर भाई, एक मिनट सुन तो लीजिए पहले प्रणय जी, सुनिए ना। तो हमारे यहाँ चाहे वो महायुति के कोई भी बने, उसके लिए इंडोर्समेंट के लिए पार्लियामेंट्री बॉडी कर सकती है। ये आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो जान लीजिए, अगली बार कम से कम ऐसे मुंह मत खोलिएगा। दूसरी बात, आपने कहा है ये वोट पार्टियों की क्या पार्लियामेंरी बोर्ड नहीं है क्या? ठीक है। अब वोट जिहाद पर आ जाइए जरा जफर साहब। आपको नहीं समझ में, जफर साहब वोट जिहाद अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में हर चीज चर्चा होती है। पार्टियों पर आपने दबाव के हमारे यहाँ ओवर कर लिया है, और आज वो अपनी पार्टी का भी व्यक्तिगत फैसला। ठीक है, अरे दूसरी पार्टी ठीक है प्रणय जी, समर्थन है, अजमेरा जी, आपने उसका जवाब दे दिया। जफर साहब, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वोट जिहाद वर्सेस हिंदू एकता, हिंदू एकजुट, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सारा नैरेटिव, और दूसरी तरफ वोट जिहाद, ये इस चुनाव को वोट जिहाद वर्सेस हिंदू एकता वाला नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है क्या? और अगर ऐसा है तो इसमें किसका नफा किसका नुकसान, ये भी तो समझाइए जफर भाई जल्दी से। देखिए, नफा नुकसान की बात नहीं, समझने की का फेर है, समझने की जरूरत है। देखिए, बंटने की बात जो है वो इन लोगों ने बार बार कहा समाज को बांट दो, अलग अलग इसमें बांट दो। हर बार बांटने की तो बात करते हैं कि इसमें बांट दो, उसमें बांट दो, इसमें बांट दो, उसमें बांट दो। हम बांटने की प्रक्रिया से हटके एक साथ एकजुट होकर सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पे हम आगे लड़ते हैं, और हमें इसका फायदा होगा और हम जीतेंगे। 100 आपके चैनल में बताना चाहता हूं जी, मिनिमम सीट जब ये आप ही जैसे किसी चैनल पे मैं लड़ गया था
और कांग्रेस पार्टी का भी प्रवक्ता था, लेकिन कहा था कि नहीं हरियाणा हम जीतेंगे। और जब उस वक्त शायद आलोक जी थे लाइन पे, या इनके दूसरे आदमी थे, कोई राजपूत जी थे, लेकिन आज वही हुआ जो उस वक्त हमने कहा कि हमारे को जमीन का फीडबैक है, हम जीतेंगे। यहां भी कह रहा हूं मिनिमम महायुति का 180 सीट आएगा, कम से कम, मिनिमम, बेर मिनिमम। वैसे 200 पार करेंगे, ये इसकी ज्यादा जो इम्कानात है, लेकिन बेर मिनिमम 180 सीटें आएंगी, आपको बता देना चाहता हूं, बेर मिनिमम। तो ऐसे में हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा। और ऐसे में ये जो तो आपस में लड़ रहे हैं, जरा से इनसे पूछिए। नहीं, एक चीज, वोट जिहाद हो गया तो एक चीज सुन लीजिए, इनको सुनिए, इसका अरे भाई आप ही कह रहे हैं ना बार बार, जहां जा रहे हैं वहां बता रहे हैं, वो धुले वाला एग्जाम्पल बार बार दिया जा रहा है। अरे एक मिनट सुनिए ना, आपको बार जवाब दे रहा हूं कि अगर जो कह रहे थे अभी के अठावले जी के बारे में कह रहे थे, वो तो खुश है, मंत्री हैं, लेकिन यहाँ शैलजा जी जो मुंह खोल के कह रही थी हमारे पार्टी लीडरशिप को कि भाई मैं एक दलित हूं, मुझे मंत्री बनाइए, लेकिन उनको कैसा कोल्ड बिहेवियर दिया, कोल्ड शोल्डर दिया इनके पार्टी वालों ने। यहां तक कि घर बैठा दिया और उन्होंने कहा कि बातचीत भी नहीं कोई करता है, फोन भी नहीं कोई करता है। लास्ट कब बात हुई है हमारी हुडा जी से, हम जफर भाई कहां फिर हरियाणा पहुंच गए। इस तरह का मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं वोट जिहाद के बारे में। अरे भाई देवेंद्र फडणवीस का फेवरेट विषय है ये आजकल, ये फेवरेट चुनावी मुद्दा है उनका, आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे, राय नहीं दे रहे हैं। वो तो बार बार वो धुले का एग्जाम्पल दे के बोल रहे हैं भाई कि मालेगांव में कैसे खेल हो गया, करीब 1.5 लाख वोट जो है वो मालेगांव का पड़ गया, और उसके बाद तस्वीर पलट गई पूरी, कांग्रेस वहां पर जीत गई। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे उस पर। नहीं समीर भाई मैं जवाब देता हूँ, दे दूं? नहीं मैं देखिए, जफर भाई सब बात का जवाब, समीर भाई हमसे भी इस बात का जवाब। अरे एक मिनट देखिए, जब आज किसी एक पार्टी को हराने के लिए जब निकलती है कोई जमात, उसका मकसद ये नहीं कि समाज में सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, या देश के हित में काम करना है, या समाज प्रदेश के हित में काम करना है, सिर्फ एक लक्ष्य हो कि सिर्फ इसको हराना है, तो उस वोट से सावधान रहना चाहिए, उस तरह की मानसिकता। इसलिए मुस्लिम समाज भी और भी ऐसे समाज जिनको ऐसा लगता था कि इस तरह से वोट देंगे एकजुट होकर सिर्फ किसी को हराने के लिए, हाँ। तो वो गलत है। नहीं जफर भाई कैसे गलत है, मतलब कैसे गलत है, जरा मुझे समझाइए। नहीं जफर भाई मुझे समझाइए, अगर हिंदू वर्ग या हिंदू समाज के लोग खुद अपने लेवल पर ये तय करेंगे भाई कि किसको वोट देना है, तो वैसे ही मुस्लिम समाज भी ये तय करेगा। उसको आप थोड़ी बताएंगे कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना है, वो तो समाज ही तय करेगा ना। नहीं अरे भाई, अरे समीर भाई मैं कह रहा हूं, आपकी जो नेगेटिव अप्रोच है ना, नकारात्मक अप्रोच है कि हमें हराना है। अच्छा। आप जिताने के लिए लड़ाओ ना, किसी को लड़ाओ जिताने के लिए, तो कांग्रेस को जिताने के लिए आप जो वोट देते हैं उस पर। ठीक है, आलोक जी जल्दी से आइए। आलोक जी आप लोग ये वोट जिहाद करके एक वर्ग को इंस्पायर करते हैं और दबाव एक तरह का डालने की कोशिश की जाती है, वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है वोट जिहाद के नाम पर। और लोकसभा चुनाव में हमने खुलेआम देखा किस तरह से नेता वोट जिहाद की अपील करते हुए नजर आए, बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के किसी भी नेता ने वोट जिहाद की अपील की। मैं फिर कहूंगा कि वोट जिहाद का नाम लेकर केवल पोलराइजेशन का एक आसान रास्ता चुना जाता है। बटेंगे कटेंगे, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग जब इस तरह की भाषा का उपयोग करें तो स्वाभाविक है कि इन्होंने काम नहीं किया है 10 वर्षों तक। महाराष्ट्र में जाकर क्या बताएं क्या हमने ऐसा काम किया है, वैसा काम किया है, जो पुल बनाए जिन पे मोदी जी बड़े अकेले चलते थे, पैदल चलते हुए उनमें दरारें पड़ गई, अब इनके नाम पर वोट मांगे क्या? तो जब पूरी तरह से राजनीतिक आलोक भाई तो ये नैरेटिव कहां से आया? मारिया आलम का नाम आपको याद होगा, सलमान खुर्शीद की भतीजी, समाजवादी पार्टी की नेता, उन्होंने खुलेआम मंच से अपील की थी वोट जिहाद की। देखिए मैं समझता हूं सपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, किसने क्या कहा, मुझे उस पर नहीं वक्तव्य देना है। दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री की तुलना आप किसी सपा के किसी कार्यकर्ता से कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे कटेंगे जैसे नारे देते हैं और देश का एक वर्ग उसका समर्थन करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि महायुति का फैसला बीजेपी करती है। आज जफर भाई ने बता दिया है, इन्होंने बता दिया मराठा आरक्षण भी दे दिया है हमने। क्या मतलब कुछ भी झूठ बोलकर चले जाते हैं। कभी कहते हैं 180 सीट आएंगी, फिर 200 आएंगी। तो मैं तो पूछ रहा हूं भाई, इलेक्शन कमीशन से पूछ के बता दो
कि कितनी सीट आ रही है हमारी। अरे तुम परेशान आत्मा हो भाई, रहो परेशान नहीं, मैं आत्मा। फिर कहूंगा हम लोग चिंता कर रहे हैं जनता में, मैं जाके परेशान लड़ाई नहीं हूँ कर भाई, रहे मैं हैं, फिर जनता में कहूंगा उनका आशीर्वाद ले रहे हैं भाई मराठा तुम आपस में आरक्षण, लड़ते रहो। मराठा आप परेशानी रहे, परेशान आत्मा हो, परेशान भाई मराठा आरक्षण का सेवा करने का भाव मराठा है। आरक्षण जनता में सेवा करने का भाव नहीं है। अरे जनता के साथ आशीर्वाद तो जाके लो। व्यक्तिगत नहीं मुझे व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। नहीं जनता से आशीर्वाद तो ले, प्लीज समीर भाई देखिए, व्यक्तिगत समीर भाई एक तो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। जी आलोक जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये मैं आप चारों लोगों से अपील करूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, मुद्दे पर बात करें। जी आलोक जी प्लीज। मैं फिर कहूंगा, नहीं मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की है, मैंने कहा आप जनता का आशीर्वाद पास हुआ है। आप यहाँ बैठे घर में बैठे आरक्षण दिया है, आरक्षण दिया है। अरे सुनिए ना भाई, आप कहा इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे भाई जफर भाई एक मिनट, ये परेशान आत्मा, दुखी आत्मा, ये एक दूसरे को कहने से क्या फायदा, मुद्दे पर बात की जाए। जी आलोक जी जल्दी से बोलिए। देखिए परेशान आत्मा नहीं, फिर कहूंगा परेशान मराठा आलोक भाई मेरे परेशान आत्मा नहीं, इनकी पार्टी के बारे में बोल रहा हूं। सुनिए ना भाई, सुनिए। अरे सुनिए ना, देखिए पूरे देश में बताए भाईजान, बताइए तो एक ही है जो जाकर मंचों पर जो मंचों पर जाकर रोते हैं कि मुझे 51 गाली दे दी, मुझे 90 गाली दे दी, मुझे ये कह दिया। अब मैं परेशान आत्मा कौन है दर्शक समझ गए, और पूरे देश को परेशान कर रखा उस परेशान आत्मा ने। वापस समझती है ना। देखिए इलेक्शन आप जो खड़गे जी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं दलित के साथ, वो ठीक नहीं है। आपको महाराष्ट्र की जनता ने, आप बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया खड़गे जी को। जफर भाई किसी के बीच में नहीं, खड़गे जी को जिस तरह से आप दुर्भाग्य में देखो, मैं किसी के बीच में नहीं बोल। एक एक करके जफर भाई प्लीज प्लीज, आपकी बात ध्यान से वो सुन रहे थे। बाहर खड़ा करके आलोक जी मुझे लगता है, आलोक जी मुझे ये बताइए, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है। एक मिनट कृष्णा जी एक मिनट। आलोक भाई ये बार बार नैरेटिव दिया जा रहा है कि हिंदू एकता की बात, हिंदुओं को एकजुट करने की बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि उधर से वोट जिहाद की कोशिश हो रही है, ताकि जो धुले में हो वो दोबारा ना हो जाए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए उधर से हिंदू एकता की बात हो रही है। एक इंपॉर्टेंट बात कहना है। नहीं एक मिनट कृष्णा जी, ऐसे नहीं प्लीज। आलोक जी इसका जवाब देते हैं, उसके बाद कृष्णा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे लगता है जब केंद्रीय मंत्री स्वाभिमान यात्रा किसी धर्म की निकालने लगे, देश के प्रधानमंत्री 80-20 की बात करने लगे, शमशान कब्रिस्तान और कपड़ों से पहचान लेने की बात करें, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाएं, तो ये समझ आता है कि इनके पास बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ भी नहीं। अभी पाकिस्तान भी बीच में आएगा, अभी तो चुनाव दूर है, अभी तो केवल हिंदू मुसलमान बीच में आया, अभी पाकिस्तान भी बीच में आएगा, थोड़े दिन रुक जाइए। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाएंगे और पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। मेरा कहना है कि समाज को बांटने का काम पिछले 10 वर्षों में जितना हुआ है, इतना कभी भी नहीं हुआ। और जो बार बार बीच में चिल्ला रहे थे मराठा आरक्षण, अरे भाई संसद से पास हो गया हो तो मुझे उसका कागज दिखा दीजिए टीवी 9 पर। अभी ये चुनावी कृष्णा हेगड़े जी, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है क्या? ये वोट जिहाद और हिंदू एकता जैसे मुद्दे उछालकर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है क्या? पोलराइज करने की कोशिश हो रही है क्या, ताकि वोटों की फसल काटी जा सके? समीर भाई, हमारे आलोक जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको पता नहीं है महाराष्ट्र के हाउस में यूनानिमसली पास हुआ कि 10% आरक्षण जो है शिक्षा में और 10% आरक्षण नौकरी में मराठा भाइयों और बहनों को दिया जाएगा। तो और दूसरा, उनको कुंभी सर्टिफिकेट में भी उनको जो भी प्राविधान है वो दिया जाएगा जब तक संसद से पास नहीं होगा। नहीं सुनिए शेड्यूल नहीं, देखिए संसद के शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में जब तक नहीं रखेंगे। अरे भाई हम हमारे स्टेट में दे रहे हैं ना, हम हमारे स्टेट में दे रहे हैं ना। दूसरी बात ये है कि एक बहुत, अरे भाई किसी भी स्टेट में नहीं हो सकता जब तक सुनिए ना, संसद से बीच पास में नहीं मत होगा। बोलिए ना आप यार, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला लोग। ठीक है, देखिए और बीच में बोलने का नतीजा ये हुआ कि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। कृष्णा हेगड़े जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणय जी आपका भी, आलोक शर्मा जी और जफर इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, अभी तक कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। देखना होगा कि कब तक इस मसले का सलूशन निकालते हैं दोनों ही गठबंधन।